श्री फरमा प्रदेश सचिव जनाब मुशीर खान तरीन साहब, साथ में तशरीफ फरमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हाफिज वाली साहब, जिला सदर अमरोहा जनाब निजाम लश्कर साहब, जनाब शकील एडवोकेट साहब, मुर्तजा पाशा कादरी साहब, नईम मंसूरी साहब, अब्दुल कादिर राणा साहब, जनाब चंद्रभान सिंह जी, जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद मुबीन खान साहब, मेहताब शेख साहब, यूनुस इदरीस साहब, मौलाना यूसुफ साहब, जनाब हाफिज सलमान साहब, जनाब हाजी जरीफ गाजी साहब, जनाब हाजी अब्दुल रहमान साहब, जनाब हाजी अकबर ठेकेदार साहब, मारूफ अंसारी साहब, आसिम एडवोकेट साहब, डॉक्टर वकार चौधरी साहब, फिरोज अंसारी साहब, शारिक सलमानी साहब, हाफिज आसिफ साहब, अली गौहर साहब, अनस रजी साहब, तस्लीम चौधरी साहब, जुनैद कबीर साहब, बैसरपुर साहब, ऐसा मैन आदमी जब आता है ना सादात चिश्ती साहब, नासिर अंसारी साहब, हाजी रियाजुद्दीन साहब, संगठन के लोग लोकल लोग, आदिल मलिक साहब, फैजान सैफी साहब, आदिल अंसारी साहब, हाफिज अजनर साहब और गुड्डू साहब, इस प्रोग्राम को बाखूबसूरती सजाने वाले हसनपुर नगर पंचायत से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आवेदक प्रत्याशी जनाब नफीस अहमद चिश्ती साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नफीस साहब का और उनकी पूरी टीम का, यहाँ की नगर और जिला कमेटी का, पूरी टीम का और उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए अपना सहयोग किया। ड्रोन उड़ा दिया, फिर पहले ड्रोन पर ध्यान यहाँ मौजूद फिर सही कह रहा हूँ ये यहाँ पर आया नहीं तो ये है हसनपुर के तमाम मुआज़िन हज़रात, ऊपर मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपने तमाम वक्ताओं की तकरीर सुनी। हम लोगों का यहाँ आना, बार बार आना एक मकसद है। वो मकसद क्या है, मैं चंद बातें आपके बीच में उसी पर रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मजलिस ही क्यों। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, पर काम ने एक बात कही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मजलिस ही क्यों। कभी आपने सोचा कि हम लोग बार बार क्यों आते हैं, क्यों आपको बार बार मजलिस के बारे में बताते हैं। मैं इसी मौजू पे 5 मिनट अपनी बात आपके बीच रखूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 3600 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें हर दबे कुचले, हर समाज, पिछड़े, अगड़े, दलित, तमाम समाज की अपनी अपनी जमात है, अपनी अपनी सियासी पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं और टिकट के लिए नोट भी देते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। लेकिन इतनी सारी पार्टियां फिर भी हैदराबाद से चलकर आई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही क्यों। मैं इसी पर आपसे 2 मिनट अपनी बात रखूंगा। अजीजान मोहतरम, 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए और उन 75 सालों के अंदर हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, कभी हम लोगों ने इस बात पर ना सोचा, ना कोई गौर फिक्र किया। 75 साल और देश का मुसलमान बेहाल। वो मुसलमान
देश के ऊपर हुकूमत की, आज वो गुलामों से बदतर जिंदगी जी रहा है। आज उसको अपनी पसंद का खाना खाने की इजाजत नहीं, आज उसको टोपी ओढ़ने की इजाजत नहीं, आज उसको दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं, आज उसको अपनी मसाजिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, मसाजिदों से अजान देने की इजाजत नहीं, मदारिसों के अंदर पढ़ने की इजाजत नहीं। क्यों? कभी सोचा बहन बेटे को हिजाब ओढ़ने की इजाजत नहीं, और तो और हमारी शरीयत में भी दखल अंदाजी। कभी सोचा 75 सालों से इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाला मुसलमान, इस देश की आजादी के लिए अपने जानों का बलिदान देने वाला वो मुसलमान, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि आने वाली नस्लें मेरी इस दौर से भी गुजरेंगी कि उनको इसी देश के अंदर जीना हराम कर दिया जाएगा। कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे समाज के ही कुछ नेता ऐसे हैं जो हमें सपा बसपा और कांग्रेस में उलझा करके रखते हैं। कभी भाजपा और संघ का डर दिखाकर हमसे वोट लेते हैं, कभी हिंदूवादी हिंदू राष्ट्र का डर दिखाकर हमसे वोट लेते हैं, लेकिन वो कभी हमसे इस बारे में सोचने का मौका नहीं देते। ना हम लोग सोचते कि हम लोग अपना वोट दे रहे हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी बस्तियों में अच्छा अस्पताल नहीं है, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी बस्तियों में अच्छे स्कूल नहीं है, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी बस्तियों में नाली खरंजे सड़कें नहीं है। हम वोट दे रहे 75 सालों से। इन 75 सालों में वोट देने के बदले हमने तमाम नाम यहाँ से कलर पार्टियों से कभी कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं रखी। अभी मेरे भाई बता रहे थे, शमीम साहब बता रहे थे कि जब ये देश आजाद हुआ, इस देश के अंदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मुसलमान हुआ करता था सरकारी नौकरी के अंदर, वो 37% हुआ करता था। 75 साल पहले आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 37% हुआ करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एजुकेशन उस वक्त ज्यादा थी, अब ज्यादा है? उस वक्त पढ़े लिखे ज्यादा थे, अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। और आज कितना परसेंट है? 2%। 37 से 2% पे आ गया। 75 साल वोट देते देते आपकी हालत ये हो गई कि आप सरकारी नौकरी में भी 2% रह गए। आपने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा वक्त आपने दिया कांग्रेस पार्टी को। 60 साल आपने लगातार मुसलसल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। इस देश की सत्ता की चाबी उस नाम नेहाद सेकुलर पार्टी, जो कि भाजपा और आरएसएस से भी खतरनाक है, उस समाज की पार्टी जो कि आपको बार बार एक नारा देता है कि मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं को मारो, उस समाज की पार्टी को आपने वोट दिया और 60 साल आपने उस समाज की पार्टी को सत्ता की चाबी दी। 60 साल, उस 60 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ क्या किया? कभी आपने ये सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपको एक टेंडर दे दिया गया कि भाजपा संघ हराओ, कांग्रेस जिताओ। उस कांग्रेस ने आपकी इसी चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए 59 साल के अंदर 30,000 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे दिए। और उन हिंदू मुस्लिम दंगों में सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान किसका हुआ? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपने तो सेक्युलरिज्म का टेंडर भर रखा था। आप कहां सोचते अपनी नस्लों के बारे में? कहां सोचते उनके मुस्तकबिल के बारे में? कहां सोचते? आप तो भाजपा और संघ हराओ के चक्कर में लगे हुए थे ना। उन 60 सालों के अंदर जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान अगर किसी समाज किसका हुआ तो मजहब इस्लाम के मानने वाले का हुआ। उन 30,000 से ज्यादा दंगों में अगर कोई जेलों में गया तो सबसे ज्यादा बेगुनाह मुसलमान जेलों में गए। उस 60 साल के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद की गई। उन 60 सालों के अंदर आपको आतंकवाद का लक़ब दिया गया, आपकी मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा कहा गया, आपके उलेमा इकराम को तंज कसा गया, उनको टारगेट किया गया, आपकी दाढ़ी टोपी को टारगेट किया गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा, हमारे बीच में हमारे ही समाज के तीतर आते रहे, हमें भाजपा संघ का डर दिखाता रहे और हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार को ऐसे लेते रहे जैसे खैरात बांट रहे हैं।
इन 60 सालों में सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई रहा तो मजहब इस्लाम के मानने वाले। एक आवाज उठी मैनपुरी से, जिसे लोग मुलायम सिंह यादव के नाम से जानते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुसलमानों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे लिए मुलायम सिंह यादव जी आ चुके हैं। अब हमारे जो उस वर्ग के बुजुर्ग थे उन्होंने मुलायम सिंह यादव पे इतना ईमान लिया है वो लोग कि उसे मुलायम सिंह यादव से मुल्ला मुलायम सिंह यादव कर दिया। उस मुल्ला मुलायम सिंह यादव और उसके बेटे ने आपके साथ क्या किया आप जानते हो? आपने मुत्तहिद होकर उन लोगों को वोट किया और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार इस सूबे की सत्ता की चाबी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और उसके बेटे के हाथ में दी। उन लोगों ने आपको क्या दिया? उन लोगों ने अगर आपको दिया तो वही जो 60 साल वाली सरकार ने दिया। मुजफ्फरनगर दंगे जैसे हजारों दंगे, हजारों से ज्यादा दंगे इस समाजवादी सरकार ने आपको दिया। और उसमें भी क्या हुआ? सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान अगर किसी का हुआ तो मजहब इस्लाम के मानने वाले का हुआ, और सबसे ज्यादा बेगुनाह अगर जेल में गए तो वो भी मुसलमान ही गए। फिर एक आवाज उठी पंजाब से मान्य काशीराम जी के रूप में। मान्य काशीराम जी ने एक नारा दिया कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। हमारे उस वक्त के बुजुर्गों ने मान्य काशीराम की इस बात पे लब्बैक कहा। और इस देश का सबसे ज्यादा जुल्म सहने वाले समाज, जिसको समाज में इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता था, जिसको गोबर से दाना चुगने वाली कौम कहा जाता था, उस दलित समाज का साथ दिया और दलित समाज की बेटी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार इस सूबे की सत्ता की चाबी दी। लेकिन क्या हुआ? आपको हक और इंसाफ मिला? क्या आपके बस्तियां अच्छी हुई? क्या आपकी बस्तियों में अच्छे स्कूल बने? क्या आपकी बस्तियों में अच्छे अस्पताल बने? क्या आपकी बस्तियों में अच्छे नाली खड़ंजे बने, सड़कें बनी? नहीं ना। अगर विकास कहीं हुआ, काम कहीं हुआ तो उन बस्तियों में जो दलितों की बस्ती हुआ करती थी, जिन बस्तियों में उच्च समाज के लोग, अपर कास्ट के लोग जाना पसंद नहीं करते थे, बड़ी बिरादरियों के लोग, ठाकुर ब्राह्मण जैसे लोग जाना नहीं पसंद किया करते थे, उन बस्तियों का विकास हुआ। आपने कभी सोचा इस देश के अंदर रहने वाले दलित, जिसमें सबसे ज्यादा जुल्म और जास्ती हुई, आज वो बाइज्जत बावकार की जिंदगी कैसे गुजार रहा है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आज मैं आपको बताता हूं वो बाइज्जत बावकार की जिंदगी कैसे गुजार। एक वक्त था इसी देश के अंदर रहने वाला दलित, जिसको गोबर से दाना चुगने वाली कौम कहा जाता था, जिसके गले में मटकी डाली जाती थी ताकि ये थूके ना, और थूके तो इसका थूक जमीन पे ना गिरे, इसकी मटकी में गिरे, जिससे जमीन नापाक ना हो पाए। उसके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी ताकि वो चले तो उसके पैरों के निशान न रहे। उनकी बस्तियों में नल नहीं हुआ करते थे, उन्हें कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, स्कूल नहीं हुआ करते थे, अस्पताल नहीं हुआ करते थे। और तो और यहाँ मेरे दलित भाई मौजूद हैं, वो बता देंगे कि उनकी बहन बेटियों को पूरे कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं मिला करती थी। सबसे ज्यादा जुल्म और जास्ती का शिकार अगर कोई समाज था तो दलित समाज। लेकिन जब माननीय काशीराम जी आए और उन्होंने इस कौम को जगाने की कोशिश की तो इस कौम का नौजवान जाग उठा और वही दलित समाज आज इस देश प्रदेश के अंदर बाइज्जत बावकार की जिंदगी गुजार रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसने अपनी सियासत को पहचाना, सियासी परचम को पहचाना और अपने समाज की बेटी को 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 4 बार इस सूबे की सत्ता की चाबी दी। जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो अगर किसी का विकास हुआ तो दलित समाज का हुआ। आज वही दलित इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है और आपकी हालत यह है कि आप इस देश प्रदेश के अंदर दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं।
रंगनाथ मिश्रा कमीशन, गोपाल कमीशन, सच्चर कमेटी की सिफारिशें, तमाम ऐसी कमीशन की रिपोर्टें चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रही हैं कि इस देश के अंदर रहने वाला मुसलमान आज दलितों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्यों? वोट तो 60-75 सालों से हम भी कर रहे, सपोर्ट भी कर रहे, जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे, दरिया भी बिछा रहे, और आपस में कभी राहुल, कभी अखिलेश, कभी जैन, कभी माया, कभी मुलायम, इनके नाम पर आपस में लड़ भी रहे, लड़ हम रहे, पीट हम रहे, और विकास किनका हो रहा? यादव जी का, दलित समाज का, जाटव का, ब्राह्मण का, ठाकुर का। और मियाँ जी क्या कर रहे? मियाँ जी चला रहे ई रिक्शा। याद रखना, यहीं से कैबिनेट मंत्री थे, आजकल वो खाट से विधायक हैं। उनका एक ऑडियो देखा होगा आपने कि एक सिपाही ने उन्होंने धमका दिया था, तो इस तरह से भाग रहे थे धूम दबाकर, जैसे कि किसी ने पीछे रॉकेट लगा दिया हो। वो जब कैबिनेट मंत्री थे, 2012 से 2017 वाली सरकार थी, उस सरकार के अंदर उनके नेता अखिलेश यादव जी एक मैनिफेस्टो लाए थे, चुनावी एजेंडा जो लाए थे, उस चुनावी एजेंडे में उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए, हम सरकार में आए, तो हम बेगुनाह मुसलमानों को जेल से रिहा कराएंगे। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम लड़कियों की तालीम के लिए एक अलग से कोटा बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम बस्तियों के अंदर अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल बनवाएंगे। क्या हुआ ऐसा कुछ? 12 से 17 तक 5 साल इस प्रदेश के अंदर हुकूमत की अखिलेश यादव ने, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, और वही कमाल साहब यहाँ खड़े होकर जनसभा करके आपको वो जुमलेबाजी सुना रहे थे जो उनके आका ने उनके हाथ में देकर के भेजा था। क्या उनमें से कोई मैनिफेस्टो जो था, जो चुनावी एजेंडा था, जितनी बातें उन्होंने कही, क्या एक भी सच हुई? मुझे बताइए। विधायक तो यहीं से चुन के गए थे ना, 12 से 17 तक तो यहीं से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। क्या किसी को आरक्षण मिला? क्या कोई बेगुनाह मुसलमान जेलों से लिया हुआ? क्या किसी मुस्लिम लड़की के लिए एजुकेशन के लिए कोई कोटा बना? क्या हसनपुर की मलिन बस्तियों के अंदर अस्पताल या सरकारी स्कूल खुले? क्या बस्तियों के हालात सुधरे? नहीं ना। ये इसी तरह से इन 75 सालों से आप लोगों के बीच में आते हैं और आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, और आपका लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार लेकर ये अपने आकाओं के चरणों में बैठ जाते हैं। 75 साल आपने तमाम नाम लिहाज सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे, अपने समाज के उन टीचरों के कहने पर इन तमाम नाम लिहाज सेक्युलर पार्टियों को सत्ता की चाबी दी, लेकिन इन लोगों ने आपको क्या दिया? कभी आपने सोचा नहीं। आज आपके साथ मॉब लिंचिंग होती है, आज आपको मार दिया जाता है, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी कुर्ता पजामा के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर। तो क्यों? क्योंकि तमाम लोग समझ चुके हैं कि इस समाज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। जो लोग आपकी वोटों से राज करते हैं, जब आप पे जुल्म और जाती होती है, वो जाकर के सफाई में नचनियों का नाच देखते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो क्या सफाई में नंगा नाच नहीं हो रहा था? बताइए, क्या अखिलेश यादव या उनकी सरकार में चुन कर गए यहाँ से नुमाइंदे अगर आवाज उठाते तो क्या मुजफ्फरनगर के मुसलमान पे जुल्म और जाती हो पाती? नहीं हो पाती। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने आकाओं के सामने कुछ बोल सके। अजीजान मोहतरम, 75 साल मुसलमान बेहाल। अगर बेहाल ना होता तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उत्तर प्रदेश के अंदर जरूरत ना होती। आज अगर कोई आपके हक और इंसाफ के लिए बोलता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो कौन है वो? आप पे के सीएनआरसी का जब बिल
पास होता है तो कौन बोलता है आपके लिए? जब आपकी शरीयत में दखलंदाजी होती है तो कौन बोलता है आपके लिए? जब बाबरी मस्जिद पर केस फाइनल होता है तो कौन बोलता है आपके लिए? जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आता है तो कौन बोलता है आपके लिए? जब मदारिसों को टारगेट किया जाता है तो कौन बोलता है आपके लिए? जब मामलिंग होती है तो कौन बोलता है आपके लिए? जब मसाजिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं तो कौन बोलता है आपके लिए? जब हिजाब का मामला आता है तो कौन बोलता है आपके लिए? क्या सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा जैसी नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे वो आपके समाज के तीतर, चाहे वो बर्क साहब हो, चाहे वो कमाल अख्तर हो, चाहे वो महबूब अली हो, चाहे वो दानिश अली हो, क्या कोई इनमें से बोलता है? बोलता है इनमें से? ये गूंगे का गुड़ खाकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे ये अंधे गूंगे बहरे हो गए, इन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना इनकी मुंह में जबान है। अगर कोई उस वक्त बोलता है सड़क से लेकर संसद तक तो वाहिद एक शख्स है जिसको शेर हिंदुस्तान कहते हैं, मेरा कायद, मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हर पहलू पर, हर जगह आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ता है। इसलिए मजलिस जरूरी है। जो आपके ऊपर हो रहे जुल्म और जास्ती पर अपनी जबान नहीं खोल सकते, वो आपके हक कभी नहीं दिला सकते। इसलिए आपको अपना अगर हक लेना है तो आपको मजलिस के साथ आना होगा। 75 सालों से हमारे बुजुर्ग गलती करते आए। हमने तमाम मुस्लिम पार्टियां टाइम टाइम पर जो आती रही उनको इन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के कहने में आकर भाजपा की बी टीम कह करके उनको नकार दिया। लेकिन ध्यान रखना, अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया है, जब तुम अपने मसलक से भटक जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज वक्त देख लीजिए क्या है। अगर वक्त के साथ भी नहीं पहचान पाए, अगर वक्त को देखकर भी नहीं संभल पाए तो ध्यान रखना, आने वाला वक्त और खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर अकल नहीं है तो दलित भाइयों को देख करके नकल कर लो, अपना परचम, अपना झंडा, अपनी क़यादत को पहचान लो और दलित भाई की तरह नकल कर एक बार अपने भाई के हाथों को मजबूत करके देखो। हम लोग बार बार हसनपुर आते हैं तो हम लोग आपको कोई बहकाने नहीं आए। मेरे कायद, मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना है कि इसी हसनपुर में एक ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल हो, ओवैसी स्कूल जैसा स्कूल हो और हैदराबाद का जो विकास मॉडल है उसी की तर्ज पे यहाँ पर भी विकास हो। मैं आपके साथ में 2 मिनट और लूंगा। ओवैसी हॉस्पिटल क्या है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। ओवैसी हॉस्पिटल, देखिए हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 हॉस्पिटल हैं जो सरकारी नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। जो एक इसरा हॉस्पिटल है जिसमें 1700 बेड है, दूसरा ओवैसी हॉस्पिटल है जिसमें 2400 बेड है। उन दोनों हॉस्पिटलों के अंदर हैदराबाद की टॉप डॉक्टरों की टीम बैठती है, वहां मरीजों का इलाज करती है। जानते हो वहां फीस कितनी है? जानते हो? 20 रुपए। 20 रुपए की फीस में 3 महीने इलाज। इसलिए इसरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल अमरोहा जिले के हसनपुर नगर पालिका में तामीर करना मेरे कायद का मकसद है। ओवैसी स्कूल जिसके अंदर 14,000 से ज्यादा बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, जिसमें वेल एजुकेटेड टीचर एजुकेशन देते हैं, ऐसा स्कूल इस हसनपुर के अंदर तामीर करना मेरे नेता का मकसद है। बार बार हम लोगों का आना आप लोगों को बहकाना नहीं, बल्कि 75 साल से जो आप लोग गुमराह हो रहे हैं, आप लोगों को सही राह दिखाकर, आपको सही रास्ते पर लाकर सियासत की सूझबूझ के साथ में अपने क़यादत, अपने परचम को पहचान दिलाना है। आज इन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे मेरे समाज के वो तीतर, चाहे कमाल साहब हो, चाहे दानिश साहब हो, चाहे महबूब साहब हो, चाहे बर्क साहब हो, चाहे आजम एचपी हसन साहब हो, वो तीतर जब मेरा नेता, मेरा कायद आता है और आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ता है, आपके लिए बोलता है, तो वो तीतर अपने आका के कहने में आकर उसको बीजेपी का एजेंट बता देता, उस शख्स को बीजेपी का एजेंट बताते हैं जो सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज को उठाने का काम करता है,
जो आपके लिए की लड़ाई लड़ने का काम करता है। और जब वोट डालने का टाइम आता है तो यही मेरे समाज के टीचर आपको भाजपा और संघ काटर दिखा करके वोट ले लेते हैं। उस वक्त मेरी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताकर आपसे वोट ले लेते हैं। मैं इन तीतरों से कहना चाहता हूं, अगर अपने समाज के लिए लड़ना, उसके हक के लिए लड़ना, उसके इंसाफ के लिए लड़ना, उसे इंसाफ दिलाना भाजपा का एजेंट कहलाया जाता है तो हाँ, हम हैं भाजपा के एजेंट। अगर अपना हक छीनना, अपना हक मांगना भाजपा का बी टीम कहलाई जाती है तो हाँ, हम हैं बी टीम। लेकिन हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा रब जानता है कि मेरा कायद हक पर है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि एक दिन हम फतेहयाब होंगे और तुम शर्मिंदगी, जलालत भरी जिंदगी जियोगे इंशाअल्लाह ताला। अजीजान मोहतरम, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तमाम नाम नियाज सेक्युलर पार्टी और भाजपा के अंदर एक नूरा कुश्ती है। समझ लेना क्या है वो नूरा कुश्ती ये है कि सपा, बसपा, कांग्रेस आपको भाजपा संघ का डर दिखाकर आपका वोट ले लेती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार आपका छीन लेती है। और भाजपा क्या करती है जानते हो? मुसलमान, पाकिस्तान, फलाना डिमाका तमाम डर दिखाकर हिंदू समाज का वोट ले लेते हैं। इन लोगों के अंदर एक नूरा कुश्ती चल रही है, समझे? और ये उस नूरा कुश्ती में चाहे जो भी जीत जाए, चाहे वो कांग्रेस जीत जाए, चाहे सपा जीत जाए, चाहे भाजपा जीत जाए, अगर जाने माली नुकसान किसी समाज का होता है तो मजहब इस्लाम का होता है, मजहब इस्लाम के मानने वाला का होता है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, याद रखना, इन तमाम नाम नियाज सेक्युलर पार्टी और इस आरएसएस भाजपा का टारगेट मुसलमान नहीं है, इनका टारगेट इस्लाम है। ये इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। अजीजान मोहतरम, समझ जाओ, अपनी इज्जत की खातिर, अपने रब की इज्जत की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के खातिर समझ जाओ। और इन तमाम नाम निहायत सेक्युलर की पार्टियों और इस आरएसएस भाजपा को उनकी औकात दिखा दो। एक बार मुत्तहिद 75 साल गैरों को दिए, एक मौका अपने भाई, अपने नेता, अपने कायद, अपने भाई को देकर के देख लो। 75 साल गैरों को एक मौका देकर देख लो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी संवरेगा और आपको इज्जत की जिंदगी से, इज्जत की निगाहों से भी देखा जाएगा। गैरों को 75 साल दिए, क्या एक मौका अपने भाई को नहीं देंगे? बताइए, दोगे या नहीं दोगे? दोगे? अगर देखिए, ये जो चुनाव है नगर पालिका का, इस चुनाव में ना किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। एक बात समझ लीजिए, ये लोग आपको बहुत डर दिखाने वाले हैं। इस चुनाव में ना किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन इन तमाम नाम नियाज सेक्युलर पार्टियों और भाजपा संघ को सबक सिखाने का इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं आने वाला। आप मुत्तहिद होकर एक बार इस चुनाव में अपने कायद, अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत कर दो। यहाँ से कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, सिर्फ और सिर्फ चुनाव चिन्ह पतंग निशान पर इतना बटन दबा दो कि कमाल साहब जितनी स्पीड से थाने से भागे उससे दुगनी स्पीड से कमाल साहब हो, दानिश साहब हो, महबूब साहब हो या बर्क साहब, आजम साहब, कोई भी हो, उससे दुगनी स्पीड से हसनपुर छोड़ के भाग जाए। बस एक मौका दे करके देख लो। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस हसनपुर के अंदर ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल भी होगा, ओवैसी स्कूल जैसा स्कूल भी होगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ की बच्चों के हालात भी सुधरेंगे। आपकी जो नस्लें हैं उनके फ्यूचर, आने वाले मुस्तकबिल के लिए अब अच्छे तालीमी इदारे यहाँ तामीर किए जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इसी शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, जो तुझे राह हक दिखा सके वो रहबर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।